हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी श्वासोच्छ्वास की परिभाषा, शोषण के प्रकार, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर। इस वीडियोस में हम करेंगे मानव श्वसन अंग यानी कि फेफड़ों के संरचना के बारे में। मानव श्वसन तंत्र जो होता है दो भागों में विभाजित रहता है। पहला कहलाता है मुख्य श्वसन अंग और दूसरा कहलाता है सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन में आते हैं फेफड़े और सहायक श्वसन अंग में आते हैं नासामार्ग, नाक, मुख, ब्रोंकाई, ग्रसनी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स। ये सारे भाग होते हैं हमारे सहायक कहलाते हैं। मुख्य श्वसन अंग में एक ही आता है जिसे फेफड़े कहते हैं। श्वसन तंत्र श्वसन जैविक क्रियाओं द्वारा शरीर के सामान्य ताप पर अनेक सुव्यवस्थित चरणों में होने वाली वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण द्वारा चरणबद्ध अपघटन होता है और धीरे धीरे चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। हमने पिछली वीडियोस में ही बात की थी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने से हमें 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। श्वसन के मुख्य स्टार्टिंग जो पार्ट होता है, पहला आता है नासामार्ग। नासामार्ग जिसके लिए नेजल पैसेज भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करती है तथा एक अंतरनासिका पट्टिका इंटरनेजल सेप्टम द्वारा दो नासिका छिद्रों में विभाजित रहती है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो बीच का पार्ट है ये अंतरनासिका पट्टी कहलाती है और इस तरीके से हमारी दो अलग अलग नासिका गुहा में ये बटी रहती है। नासामार्ग नासिका म्यूकस मेम्ब्रेन में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो वायु को गर्म कर उसे शरीर के ताप के बराबर बना देती है। नासिका अंतः नासा छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलती है। ये हमारा जो नासा छिद्र है ये नीचे की तरफ जाकर के ग्रसनी में खुलती है। यहाँ पर नासामार्ग मुख द्वारा भी सांस लेना संभव होता है, किंतु इसमें वायु को स्वच्छ करना, नम बनाना तथा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना संभव नहीं होता, इसलिए मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर हम अपनी नोज से सांस लेते हैं तो नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से विभिन्न बैक्टीरिया होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और नाक से सांस लेना सेफ होता है। यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भी हमारे माउथ में एंट्री कर जाएंगे, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ग्रसनी। नासा गुहा से अगला पार्ट होता है ग्रसनी। ये हम कहें नासा गुहा के ठीक पीछे जो स्थित संरचना होती है जिसे ग्रसनी या फेरेंक्स कहते हैं। नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से संबंधित रहता है। इसकी पार्श्वभित्ति में मध्य कर्ण यानी कि कान की यूस्टेशन नलिका भी खुलती है। यूस्टेशन नलिका यानी कि ये है, इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है साइड में, यह है यूस्टेशन नलिका। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत खट्टा या तीखा खा लेते हैं तो कान में भी बहुत झन्नाहट सी होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि कान की एक नली का संबंध हमारी मुख से भी होता है। लैरिंक्स या स्वर यंत्र जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ग्रसनी से ये वाला जो पार्ट है ये ग्रसनी है और ग्रसनी से निचला वाला पार्ट होता है लैरिंक्स या स्वर यंत्र। हम जो भी आवाज़ निकालते हैं या हमारे से जो आवाज़ निकल पाती है वो स्वर यंत्र की सहायता से ही निकलती है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला भित्ति समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पतला सा ये भाग, ये एपिग्लॉटिस कहलाता है। लैरिंक्स एपिग्लॉटिस उपास्थि में रचना है। जब कुछ भी निकलना होता है तो ये ग्लॉटिस द्वार को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। यह क्रिया स्वतः ही होती है। साइड में इमेज में आप देखिए, ये जो है यहाँ से अगर हम भोजन लेते हैं तो ये भोजन नली के द्वारा होकर के नीचे चला जाएगा, हमारे आमाशय में चला जाता है और ये हमारी श्वास नली है। यहाँ से सांस लेते हैं तो यहाँ पे सांस हमारी अंदर जाती है और ये जो बीच में ये जो है पिंक कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो हमारी एपिग्लॉटिस कहलाती है।
हम जब भी खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस श्वास नली, ये श्वास नली और ये एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस श्वास नली के लिए ढक देता है और फिर हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे श्वास नली के ऊपर से होकर या कहें एपिग्लॉटिस के ऊपर से होकर भोजन नली के द्वारा नीचे चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त हमें नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रैकिया। यह हम क्या, लैरिंग्स से अगला भाग जो होता है वो ट्रैकिया कहलाता है। यह है लैरिंग्स, इसके निचला भाग जो है ट्रैकिया है, जो पेड़ के उल्टे पेड़ की तरह से या सूखे पेड़ की तरह से दिखाई दे रहा है, वो ट्रैकिया कहलाता है। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष यानी कि पेड़ की भांति लटकी रहती है, जैसे कि इमेज में शो हो रहा है। नेक्स्ट फेफड़े या लंग्स, ये हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं। यह वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है। स्पंज यानी कि सॉफ्ट संरचना होती है। इनका आधार डायफ्राम पर टिका रहता है और शीर्ष ग्रीवा के आधार तक फैला रहता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वेलाई होती हैं, जिनकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग मीटर तक होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये फेफड़े कहलाते हैं और इनका जो नीचे जो रेड कलर का शो हो रहा है ये हमारा डायफ्राम है, यानी कि डायफ्राम पर ही फेफड़े आराम से टिके रहते हैं। जो ट्रैकिया का पिछले फिगर में देखा था, ये जो वाइट कलर के पार्ट्स हैं ये ट्रैकिया कहते हैं। ये बाद में जाकर के लास्ट पार्ट, इनका जो लास्ट पार्ट होता है ये हमारा एल्वेलाई या वायु कोश कहलाता है। यहीं पे आकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। लंग्स, दायां फेफड़ा बड़ा और चौड़ा होता है। इसमें 3 पालियां या लॉब्स होती हैं। इनको क्रमशः दाईं ऊर्ध्ववर्ती पाली तथा मध्य पाली तथा दाईं निम्न पाली कहते हैं। यानी इसमें 3 पालियां होती हैं, दाईं ऊर्ध्ववर्ती पाली, मध्य पाली और निचली पाली। सबसे ऊपर पाली जो होती है वो सुपीरियर लोब कहलाती है। फेफड़े बायां, यानी कि इस साइड की बात हो रही है। बायां फेफड़ा छोटा होता है और इसमें केवल 2 ही पालियां होती हैं। इस फिगर में दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, 2 ही पालियां होती हैं। बाईं ऊर्ध्ववर्ती पाली और बाईं निम्न पाली, इसमें 2 ही पाली होती हैं, जबकि दाएं वाले फेफड़े में 3 पालियां होती हैं। फेफड़े, प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होता है, अर्थात O2 रुधिर में चली जाती है तथा CO2 बाहर आ जाती है। हमने पिछले फिगर में बताया था जो ट्रैकिया, यहाँ पे देखिए, जो भी हम सांस लेते हैं तो लास्ट में आकर के यहाँ ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद एल्वेलाई यानी कि वायु कोश में वायु आती है और वहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि जो भी O2 होती है वो हमारी कोशिकाओं में चली जाती है और यहाँ से जो CO2 होती है वो फेफड़ों में चली जाती है और फिर हमारे नाक, फेफड़ों से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये पूरी संरचना है हमारी मानव श्वसन अंग की। अब बात करते हैं होमवर्क की। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था, श्वासोच्छ्वास का भी एक क्वेश्चन था। श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आज का होमवर्क, मानव श्वसन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए तथा मानव स्वर यंत्र को क्या कहते हैं यह बताना है आपके लिए। सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिखने हैं अपनी कॉपीज़ पे और नोट्स बनाने हैं। आज की वीडियोज़ में हम बात करते हैं कि हमने क्या सीखा, या हम क्या कुछ अन्य तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। जब सभी जीव सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। हम कहें कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ये मेन बात है। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन युक्त हवा लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। शरीर की गतिविधियों के बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है।
श्वसन की दर बढ़ जाती है और आराम करने पर श्वसन की दर नॉर्मल रहती है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफड़ों के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय यानी कि O2 CO2 का लेन देन होता है। नेक्स्ट, हम जो भी सांस लेते हैं उनका पूरा सांस लेने का क्रम क्या रहता है, किस क्रम में सांस हमारी बॉडी में अंदर आती है और किस तरीके से बाहर निकलती है। हम जो भी सांस लेते हैं या हम जो भी वायु अपने अंदर लेते हैं सबसे पहले नासाद्वार में जाती है, नासाद्वार से नासा गुहा में, फिर ग्रसनी में, देन श्वास नली या ट्रैकिया में, फिर श्वास श्वसनिया या ब्रोंक्यूल्स में, फेफड़े यानी कि लंग्स में। इस तरीके से हमारी सांस जो भी हम वायु लेते हैं वो नासाद्वार से होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों के एल्वोलाई में O2 और CO2 के एक्सचेंज के बाद इसी रास्ते से सांस बाहर नासाद्वार के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। कुछ अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। अंतःश्वासन तथा निःश्वासन में वायु की मात्रा को नापना स्पायरोमीटर या श्वास मापन कहलाता है। इसे स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्लियर? ये सब कुछ हो गया हमारा श्वसन तंत्र के बारे में। इस वीडियोज़ में कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।